नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त और एकदम बेहतरीन है। तो सभी प्यारी साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को हम लोग कर रहे हैं शुरू। ठीक है, तो भाई टॉपिक आप लोगों का जो चलेगा या जो चल रहा था प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग जल्दी से मुझे बताएं, आवाज सभी बच्चों को आ रही है क्या? जल्दी से बताओ, आवाज सभी बच्चों को आ रही है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत किसी तरीके की? जल्दी से क्लास के साथ बच्चे जुड़ेंगे, फिर मैं क्लास को कर रही हूं शुरू। चलिए भाई, तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी हम लोग कर रहे थे। पादप आकारिकी, पादप आकारिकी में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में जड़ के बारे में बताया था और तने के बारे में बताया था, और हम लोग पत्ती के बारे में कर रहे थे बात। तो लीफ से ही मैं शुरू करूंगी, पत्तियों के साथ ही मैं शुरू करूंगी। लीव्स से ही हम लोग शुरू करेंगे चीज़ों को, तो पत्तियां ही हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में शुरू। तो मैंने कल की क्लास में आपको 2 पॉइंट बताए थे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, और जो लीव्स होती हैं पत्तियां, इन्हीं में होती है ट्रांसपायरेशन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन। और मैंने कल की क्लास में आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया था। तो वाष्पोत्सर्जन जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बातें बताई थी कि भाई जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर से अतिरिक्त पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देते हैं बाहर, इसी को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, आवाज सभी को आ रही है क्या? व्यू क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाई? अब मुझे दिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, अब बच्चे मुझे लाइव दिख रहे हैं। ठीक, तो चलिए, अब हमने बात करी थी ट्रांसपायरेशन के बारे में। पौधे अपने अंदर से जो अतिरिक्त पानी है उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं, यही होता है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती किसके द्वारा है? पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा कैसे होता है ट्रांसपायरेशन? प्यारे साथियों, जो पत्ती होती है ना, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं पत्तियों के अंदर। स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। तो पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे छिद्र जो आपको सूक्ष्मदर्शी से नजर आएंगे। जब आप पत्ती को उल्टा करके देखोगे तो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र नजर आते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? रंध्र। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पत्ती पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम स्टोमाटा कहते हैं, यानी कि रंध्र कहते हैं। तो आपको ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि जो पत्ती है, पत्ती पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जिन छोटे छोटे छिद्रों द्वारा होती है, उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमाटा। अब मैडम ये स्टोमाटा दिखते कैसे हैं? तो प्यारे साथियों, ये है स्टोमाटा। ये एक छेद है, ये एक छिद्र का फोटो है। तो पत्ती पर ऐसे हजारों छिद्र होते हैं, तो जिनमें से एक आपके सामने है, तो यही होता है स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा क्या काम करते हैं? यही पत्ती के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। यानी कि ये जो स्टोमाटा होते हैं प्यारे साथियों, ये जो स्टोमाटा होते हैं, ये जो रंध्र होते हैं, इन्हीं से होता है गैसों का आदान प्रदान। आपको ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि पौधों में कौन सी संरचना है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसी के अंदर होता है गैसों का आदान प्रदान। तो यही वो संरचना है स्टोमाटा जो गैसों का आदान प्रदान करती है।
ठीक है। तो स्टोमाटा जो होता है ये गैसों का आदान प्रदान करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हेयर। तो ये आपको पेपर में आता है पूछने के लिए कि पौधों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान करने वाली संरचना है वो कौन सी होती है। तो ये स्टोमाटा ही है, ये रंध्री ही है। तो इन्हीं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आएगी। तो जब हम बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में, जब हम बात करते हैं रंध्रों के बारे में, तो ये जो रंध्र होते हैं, ये जो स्टोमाटा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं गैसों का आदान प्रदान। मैं लिखवा चुकी हूं पीछे, गैसों का आदान प्रदान करते हैं ये, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान करना, इनका काम होता है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये कर रहे हैं तो इनके बारे में एक और पॉइंट है जो आपको पढ़ना है बेटा। ये जो स्टोमाटा होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है पौधों के फेफड़े। स्टोमाटा को ही कहा जाता है पादप फेफड़े। तो स्टोमाटा जो होते हैं इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, इन्हीं को कहते हैं पादपों के फेफड़े। पादपों के फेफड़े हैं ये, लंग्स ऑफ प्लांट है, ठीक है। तो इनको कहते हैं लंग्स ऑफ प्लांट। तो पादपों के फेफड़े कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो इनको कहा जाता है लंग्स ऑफ प्लांट। ये हैं पादपों के फेफड़े। जैसे हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वैसे ही ये जो पेड़ हैं, पादप है, इनके अंदर ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं स्टोमाटा, इनको कहते हैं पादपों के फेफड़े। तो भाई हमने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन करने के लिए पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। और इन स्टोमाटा में होता है गैसों का आदान प्रदान। ये स्टोमाटा करते हैं गैसों का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इन्हीं स्टोमाटा को हम लोग कहते हैं पादपों के फेफड़े, यानी पादप लंग्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूं कि जो स्टोमाटा होते हैं, ये जो रंध्र होते हैं, इनका खुलना और बंद होना कौन सी कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। तो प्यारे साथी जो स्टोमाटा होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं बच्चा, जो रंध्र होते हैं, ये दिन के समय खुलते हैं। ये दिन में खुलते हैं बेटा। जब दिन होता है तो दिन के समय ये खुलते हैं, ठीक है। ये ओपन कब होते हैं, ओपन इन डे। ये रात में बंद हो जाते हैं और दिन में ये खुलते हैं। तो दिन के समय ये खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, रात में ये बंद हो जाते हैं। तो इनका खुलना और बंद होना कौन सी कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। तो ये रात में हो जाते हैं क्लोज्ड इन नाइट। तो ये रात के अंदर, रात में, रात के समय ये बंद हो जाते हैं जो स्टोमाटा होते हैं। दिन में खुलेंगे, रात में बंद हो जाएंगे। तो कौन है जो इनका खुलना और बंद होना डिसाइड करता है। तो इनके अंदर पाई जाती हैं गार्ड कोशिका, इनमें पाई जाती हैं रक्षक कोशिका। तो स्टोमाटा में है भाई रक्षक कोशिका। ये रक्षक कोशिका ही क्या करती हैं, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना डिसाइड करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आ जाइए लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि जो स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा जो होंगे, जो रंध्र होंगे, ये कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। तो स्टोमाटा प्यारे साथियों दिन के समय ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। डे टाइम में ये ओपन हो जाते हैं। दिन में ये क्या होते हैं बेटा, खुल जाते हैं। तो दिन के समय ये खुल जाते हैं स्टोमाटा, ओपन हो जाते हैं। खुलते हैं बेटा, ओपन होते हैं डे टाइम में। अगर रात की बात कर ली जाए, अगर नाइट की बात कर ली जाए, तो रात के समय ये बंद हो जाते हैं। नाइट में ये बंद हो जाते हैं। जो स्टोमाटा होते हैं रात के समय बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। तो इनका खुलना और बंद होना, इनका खुलना और बंद होना
कौन सी कोशिकाओं पर डिपेंड करता है? तो इनका खुलना और बंद होना गॉड कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। कौन सी कोशिकाओं पर? गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे डिपेंड्स ऑन गार्ड सेल, यानी कि रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है, रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। आपको क्वेश्चन आता है कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना कौन सी कोशिकाओं पर निर्भर करता है? आप बताएंगे रक्षक कोशिकाओं पर। तो रक्षक कोशिकाएं ही इनको खोलती हैं और सॉरी और बंद करती हैं। तो रक्षक कोशिकाएं ही इनको खोलेंगी और बंद करेंगी। मान लो ये वाला जो स्टोमाटा का मैं फोटो बना रही हूं, ये खुला हुआ या इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, ये एक स्टोमाटा है बेटा। तो ये स्टोमाटा कैसा हो जाएगा? ये आप लोगों को जैसा कि ये फोटो दिख रहा है, ये तो ये दिख रहा है बीच में खुला हुआ है, ओपन है ये, लेकिन ये तो ओपन वाला स्टोमाटा है। जो मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है, जैसे कि आप इसको देखो, इस फोटो को तो देखो, इसमें आपको फोटो दिख रही है कि मैडम ये जो स्टोमाटा है, ये वाला स्टोमाटा बंद है प्यारे बच्चे, और इसके बीच में देखो तुम्हें गैप दिख रहा है, ये तुम्हें गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, तो ये ओपन स्टोमाटा है। देखो लिखा हुआ है ये ओपन स्टोमाटा है, ठीक है, और इसके बीच में कोई गैप नहीं दिख रहा, ये क्लोज्ड स्टोमाटा है। ठीक है, ये क्लोज्ड स्टोमाटा है, आपको याद रखनी है ये बात। तो ये बंद होते हैं और खुलते हैं, तो दिन में खुलेंगे, रात को ये बंद हो जाते हैं। इनका खुलना और बंद होना गॉड कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। अब आप लोग देखो कि एक पत्ती जो है वो इस तरीके की दिखती है। तो एक पत्ती में अगर हम लोग बात करते हैं, ये वाली जो संरचना होती है पत्ती की, भाई ये होगा यहाँ पर तना, ये तना है, तो पत्ती तने से जिस बेस से जुड़ी हुई है उसको कहते हैं पैटियोल। क्या कहते हैं? पर्णव्रत कहते हैं इसको, पर्णव्रत यानी पैटियोल। और जो पत्ती का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये जो पूरा एरिया तुम्हें पत्ती का दिख रहा है, इसको कहते हैं लैमिना। ठीक है, तो लैमिना किसका भाग है? तो लैमिना पत्ती का भाग होता है। ठीक है, अब ये पत्ती की टिप है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब इस पत्ती के अंदर ये बीच में आपको एक मोटी सी संरचना दिख रही है, ये एक मोटी सी संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं मिड रिब, इसको कहा जाता है मध्य रिब, यानी ये मध्य से निकलने वाली संरचना है, मध्य रिब। ठीक है, और यहाँ पर ये छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली, ये जो जा रही हैं इस तरीके से, इनको कहा जाता है वेन, इनको कहा जाता है वेन। ठीक है, तो ये जो वेन होती हैं इनको कहा जाता है शिरा। तो ये शिरा क्या करती हैं? पत्ती को पोषण पहुंचाती हैं। जो पत्तियों में पोषण जाता है इन्हीं के द्वारा, पत्तियों में पोषक पदार्थों को पहुंचाना। तो पोषक पदार्थ जो पत्ती के अंदर पहुंचेंगे वो वेन ही करती हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर भी हैं भाई वेन, ठीक है, तो ये क्या काम करती हैं? ट्रांसफर न्यूट्रिएंट, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का काम करती है पत्ती के अंदर। जैसे आपके शरीर में छोटी छोटी धमनी और शिराएं, तो धमनी और शिराओं में खून बह रहा है और खून ही आपके पोषक पदार्थों को आपके शरीर में ले जा रहा है, वैसे ही पत्ती में छोटी छोटी जो संरचनाएं हैं इन्हीं के द्वारा पोषण पूरी पत्ती में पहुंचता है, तो इन्हीं के द्वारा न्यूट्रिशन पहुंचता है पत्ती के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो पत्ती के बारे में इतने पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पढ़ने थे। ठीक है, अब एक चीज और पढ़नी है। कई बार जो पत्तियां होती हैं, यही लिख देती हूँ, कई बार पत्तियां अपने आप को कर लेती है मॉडिफाई, पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं बेटा, रूपांतरित हो जाती हैं कई बार पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, यानी मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इन मॉडिफाई लीफ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लीव्स हो जाती हैं मॉडिफाई। तो मॉडिफाई लीव्स जो होती हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनको कहते हैं स्पाइन। स्पाइन का मतलब बेटा कांटे ही जैसा होता है, तो स्पाइन कांटे जैसी संरचना है। तो जब कई बार पत्तियां नुकीली हो जाती हैं या कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनको स्पाइन कहते हैं। तो ये आपको पेपर में पूछा जाता है कि जब कई बार पत्तियां अपने आप को रूपांतरित कर लेंगी तो वो कौन सी संरचना में बदल जाती हैं? तो स्पाइन में बदल जाती हैं। अच्छा, आपको थॉर्न पूछे,
आपको पूछे कांटे किसमें बदलते हैं, तो कांटे तने का रूपांतरण होता है, ये तना रूपांतरण है जो कांटे होते हैं। तो स्पाइन पत्ती के रूपांतरण से बनते हैं, और प्यारे बच्चे जो कांटे होंगे वो स्टेम मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पेपर में पूछ लेता है। अब मैं चल रही हूँ आगे। तो पत्ती के बारे में इतनी चीजें हैं जो हमने पढ़ ली हैं। राधे राधे सभी प्यारे साथियों। एक बार आप बताओ क्लास सही चल रही है या कोई दिक्कत हो रही है? जो भी बच्चा पीडीएफ बनाएगा तो पत्ती से संबंधित ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग जरूर मेंशन करेंगे अपनी पीडीएफ में। आ जाओ, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और अगले पार्ट की बात करेंगे। अब बात करेंगे फ्लावर की। अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर की, यानी कि फूल की। तो भाई फूल जो होता है, जो फूल होता है, इसको कहा जाता है पौधों के प्रजनन अंग। तो फूल होते हैं पौधों के प्रजनन अंग, यानी कि पौधों के अंदर जो प्रजनन अंग पाए जाते हैं, प्रजनन भाग हैं, तो वो फूल में ही होते हैं। तो फूल ही होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फूल ही होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहते हैं? आप बताएंगे फूल को कहते हैं, फ्लावर को, फ्लावर को। ठीक है, अब जो पौधा एक फूल जो होता है, फूल के भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे साथियों, फूल के भाग की अगर हम लोग बात करते हैं, पार्ट ऑफ अ फ्लावर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो एक फ्लावर के अंदर आपको बहुत सी संरचनाएं हैं जो देखने को मिलेंगी। जैसे पहले नंबर पर बात करेंगे तो आपको मिलेगा सेपल, सेपल वाला पार्ट, सेपल जिसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, हिंदी में बाह्य दलपुंज जिसको हम हिंदी में कहते हैं। दूसरी जो संरचना है ये होती है पेटल्स, ये है बेटा पेटल्स जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, पंखुड़ी। ठीक है, तीसरी जो संरचना है ये होती है स्टेमन, ये होती है स्टेमन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। और प्यारे साथियों, जो चौथी संरचना होती है फूल से संबंधित, उसको हम कहते हैं पिस्टिल, उसको हम कहते हैं पुस्टिल, यानी स्त्री केसर। तो एक फूल से संबंधित ये 4 संरचनाएं हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं। अब इन चारों संरचनाओं के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो बेटा ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं, ये जो सेपल होते हैं, ये, हाँ आवाज आ रही है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो आप लोगों के ये सेपल्स होते हैं प्यारे साथियों, ये क्या है? हरे भाग है, ये हरे भाग है बेटा, ये हरे कलर के होते हैं, ये ग्रीन पार्ट होते हैं। किसी भी फ्लावर के अंदर ये ग्रीन पार्ट है, हरे रंग के होते हैं, हरे भाग हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं? ये बेटा फूल को सुरक्षा देते हैं, फूल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि एक फूल जो है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं जो सेपल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो सेपल का काम होता है किसी भी फूल को प्रोटेक्शन देना। अभी मैं फोटो दिखाऊंगी ना एक फूल का, तो तब आपको ये चीजें दिखाऊंगी वहां पर। आगे सुनो, आगे हमने बात करी कि मैम पेटल्स क्या होती हैं? तो ये पंखुड़ी है बेटा, जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती हैं, कमल की पंखुड़ी होती हैं, है ना, चंपा चमेली की पंखुड़ियां होती हैं, तो फूल में पंखुड़ी होती हैं, तो ये होती हैं पंखुड़ी। और ये सबसे सुंदर भाग है, किसी भी फूल का सबसे आकर्षित भाग, सबसे आकर्षित पार्ट। ये क्वेश्चन आता है, किसी भी फूल का सबसे आकर्षित भाग कौन सा है? आप बताएंगे पंखुड़ी। तो यही होता है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने वाला पार्ट यही होती हैं पंखुड़ियां। भाई जब किसी फूल पर भंवरे पहुंचते हैं, तितलियां पहुंचती हैं, है ना, भंवरे, तितली, मधुमक्खी, या हमें अगर कोई फूल पसंद आ रहा है तो उसकी पंखुड़ियों की वजह से पसंद आ रहा है। एक गुलाब का फूल जिस पर ऐसे बड़ी बड़ी पंखुड़ियां खिली हुई हैं, कितना सुंदर लगता है खिला हुआ, है ना। एक गुड़हल का फूल कितना सुंदर लगता है। तो प्यारे साथियों,
कोई भी फूल अगर हमें पसंद आ रहा है उसकी पंखुड़ियों के कारण, तो इन्हीं पंखुड़ियों से भंवरे, मधुमक्खियां, तितली, ये सब प्रभावित होते हैं। तो ये सबसे आकर्षित भाग होता है। अच्छा, पुंकेसर की बात करते हैं तो ये किसी भी पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, तो किसी भी पुष्प के अंदर जो नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि किसी भी पौधे में जो नर भाग होता है या फूल के अंदर जो नर भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो पौधों के नर भाग को क्या कहते हैं, आप बताओगे स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। बात करी स्त्री केसर की, तो ये किसी भी पुष्प का मादा भाग है, ये किसी भी पुष्प का मादा भाग है प्यारे साथी। ठीक है, ये किसी भी पुष्प का कैसा भाग है, मादा भाग है बेटा। ये किसी भी पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट है, मादा भाग है बेटा। तो किसी भी पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पिस्टिल। ठीक, चलो अब मैं तुम्हें एक फ्लावर का डायग्राम दिखाती हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये सारी चीजें होती कहाँ है। ठीक है, अब ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी आप लोगों को, अब मैं ये दिखाती हूँ आपको। तो जब आप किसी फ्लावर का डायग्राम देखते हो, किसी भी फूल का एक फोटो देखते हो, तो उस फूल के अंदर आप लोगों को देखो इस तरीके से ये बहुत अच्छी या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको आते हैं नज़र। ठीक, तो किसी भी फूल को जब आप देखेंगे तो देखो, मान लो ये कोई फ्लावर है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ये एक फ्लावर है बेटा। ठीक है, ये एक फ्लावर है जो आपको दिख रहा है। इस फ्लावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीचे ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये होता है सेपल। जो मैंने बताया था हरा भाग जो है, ये है सेपल प्यारे साथी, ये है इसका सेपल, हरा भाग जो होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये जो आपको दिख रही है नीचे की तरफ जो पत्तियां होती हैं, इनको कहा जाता है सेपल प्यारे बच्चों। तो कोई भी, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी आपको एक एक करके, वहां भी समझाऊंगी। ठीक है, ये जो आपको मटके के समान या ये जो आपको हरा भाग फूला हुआ सा दिख रहा है, इसको रिसेप्टिकल कह देते हैं। अब आगे देखो भाई, ये वाली जो है, ये जो आपको गुलाबी गुलाबी दिख रही हैं, ये हो जाती हैं किसी भी फूल की पंखुड़ियां। ये हैं प्यारे बच्चे पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियां। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये हो जाते हैं आप लोगों के स्टेमन, इनको कहते हैं हम स्टेमन। ठीक है, अब ये जो बीच में दिख रही है आपको एक गर्दन के जैसी संरचना, इसको कहा जाता है, हम लोग इसको बोलते हैं पिस्टिल। ये रहा भाई पिस्टिल वाला पार्ट, ये रहा पिस्टिल। चलो आ जाओ, अब मैं आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करके बताती हूँ, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। भाई किसी भी फ्लावर को आप जब देखोगे ऐसे करके, यहाँ पर आपको हरे रंग की पत्तियां दिखेंगी ऐसे, इनको क्या कहते हैं, ये हैं सेपल, ये होती हैं सेपल, इन्हीं को कहते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये जो उभरा हुआ सा भाग दिख रहा है इसको कह देते हैं रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, ये है रिसेप्टिकल। ठीक है, रिसेप्टिकल, इसको कह देते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, अब इसमें तुम्हें दिखेंगी भाई पंखुड़ियां, तो यहां से ऐसे ऐसे आपको दिखती हैं फूल के अंदर पंखुड़ियां, ये हो गई इसकी पंखुड़ियां फूल की। ठीक है, अब ये जो पंखुड़ियां तुम्हें दिख रही हैं, ये रंग बिरंगी, ये होती हैं बेटा पेटल्स, इनको कहा जाता है पेटल्स। अब ये जो पेटल्स है ना, जब ये बहुत सारी हो जाती हैं, जब ये बहुत सारी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 पेटल बनाई हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर तो आपको 3 पेटल्स नजर आ रही हैं। किसी किसी फूल में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, तो जब पेटल्स बहुत सारी हो जाती हैं तो इनको कोरोला बोला जाता है। क्या बोलते हैं फिर इनको, कोरोला, फिर इनको हम कोरोला बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको, कोरोला। तो जब पंखुड़ियां बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी पंखुड़ियां हो जाएंगी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि जब बहुत सारी पंखुड़ियां एक साथ होती हैं तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोरोला।
फिर उनको हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे। अब इसी के अंदर आपको ऐसे ऐसे कुछ नर भाग नजर आएंगे, इसी के अंदर आपको इस तरीके की कुछ संरचनाएं नजर आएंगी फूल में। इनको हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग कहेंगे नर भाग। ये हैं प्यारे बच्चों आप लोगों के या किसी भी फूल के अंदर जो पाए जाते हैं नर हिस्सा, जिसको कहते हैं स्टेमन। तो ये है स्टेमन वाला पार्ट, ये स्टेमन है यानी कि पुंकेसर है ये। ठीक है, अब ये जो पुंकेसर है इसके भी कई सारे भाग होते हैं जो मैं आपको अलग करके बताऊंगी। ठीक है, अब बीच में आप लोगों को एक संरचना दिखती है इस तरीके से, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? तो ये संरचना होती है, इसको कहा जाता है मादा, या ये संरचना जो दिख रही है ये पिस्टिल है। अब पिस्टिल के भी कई भाग होते हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये होते हैं फूल के मुख्य भाग। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हैं फूल के मुख्य भाग। पिंक कलर यूज ना करूं, ठीक है बेटा? वीडियो मैच नहीं कर रही है, वीडियो तो यहाँ तो सही चल रही है। तो ये हिस्से किसी भी फूल के आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए आइए, अब किसी भी फूल का जो नर हिस्सा होता है, जो नर भाग होता है, इसके भाग पूछे जाते हैं आपको। किसी भी फूल के अंदर जो मेल पार्ट होता है, नर भाग, अब नर भाग है तो इसके कई हिस्से होते हैं। तो पहले मैं नर का डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद उसके हिस्से बताऊंगी। तो किसी भी फूल के अंदर जब आप नर भाग को देखोगे तो ऐसा नजर आता है भाई नर भाग। अब इसका ये वाला हिस्सा क्या है? इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहा जाता है फिलामेंट यानी कि तंतु। तो आपको पूछता है कि तंतु किसके अंदर पाई जाने वाली संरचना है, तो ये नर भाग है, नर में पाया जाता है फिलामेंट। ठीक है, ये जो तुम्हें गोल मटका सा दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये होता है एंथर, इसको कहते हैं एंथर यानी पुंकेसर है ये। ठीक है, इसको कहते हैं पुंकेसर या एंथर। इसी को ही पराग कोश के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको एक और नाम से जानते हैं पराग कोश। इसी को ही हम एंथर बोलते हैं या इसी को ही पराग कोश भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर बनते हैं पराग कण, ये बन रहे भाई पराग कण। तो पराग कण किसके अंदर बनते हैं? पोलन ग्रेन किसके अंदर बनती हैं? तो आप बताओगे पुंकेसर के अंदर बनती हैं पराग कण, जो ये होता है एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर बनती हैं पराग कण, पोलन ग्रेन है ये, पोलन ग्रेन। समझ में आ गई बात? तो ये तीन संरचनाएं नर से संबंधित है। पहली संरचना ये, दूसरी संरचना ये और तीसरी संरचना ये। तो इनमें से कोई सी भी संरचना पूछ लेता है पेपर में कि कौन सी संरचना नर से संबंधित नहीं है, तो ये तीन संरचना नर से संबंधित हैं। इन तीनों को ही मिलाकर, इन तीनों संरचनाओं को ही मिलाकर हम लोग स्टेमन कह देते हैं। इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर हम लोग पुंकेसर के नाम से जान देते हैं, स्टेमन पुंकेसर। क्योंकि एंथर जो है इसी को भी आप पुंकेसर या परागकोश के नाम से जानते हो। ठीक है, इसको आप पुंधानी भी बोलते हो बेटा, आप इसको पुंकेसर ना लिखकर पुंधानी लिख लेना क्योंकि ये नाम ज्यादा आता है। इसी को एंथर को आप पुंधानी या परागकोश के नाम से जानते हो और स्टेमन को बेसिकली पुंकेसर बोलते हैं हिंदी में। तो ये तीनों संरचनाएं आपके पुंकेसर से संबंधित हो गई। ठीक है, तो ये नर भाग हो गया, नर में ही बन रहे हैं परागकण। अब मादा भाग की बात करते हैं। तो भाई मादा भाग की अगर हमने बात करी तो जो मादा भाग होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, इसको हम कहते हैं पिस्टिल। तो फीमेल पार्ट में कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं? तो फीमेल कुछ ऐसी सी संरचना है जो आपको दिखाई देगी, ऐसी सी संरचना होती है भाई फीमेल। तो फीमेल जो है वो कुछ ऐसी सी संरचना होती है। इसमें ये जो तुम्हें ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ये जो गर्दन सी दिख रही है इसको कहते हैं स्टाइल, ये स्टाइल मारती है। ये जो नीचे का फूला हुआ भाग दिख रहा है इसको कहते हैं ओवरी। ठीक है, और इसी के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। इस संरचना को कहेंगे ओव्यूल यानी कि बीजांड,
इसको कहा जाता है बीजांड। ठीक है, और ये जो ओवरी है इसको कहते हैं हिंदी में अंडाशय, इसको हिंदी में कहेंगे अंडाशय। ठीक है, स्टाइल को बोलते हैं वृत्तिका, वृत्तिका, और इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र, वृत्तिकाग्र। तो ये भी आप लोगों को पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सारी संरचनाएं एक साथ मिलकर कहलाती हैं पिस्टिल। या तो पिस्टिल कह देते हो या कार्पल भी कह देते हो। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। तो पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर और कार्पल भी इसी को कहा जाता है। तो स्त्री केसर वाला भाग या कार्पल वाला भाग जो होता है, या कार्पस भी बोल देते हो, तो ये मादा भाग है। तो मादा से संबंधित ये 4 संरचनाएं होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब जब परागण की क्रिया होगी, पोलिनेशन होगा, तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं परागण की। परागण एक प्रक्रिया होती है, परागण, पराग कण अलग थे, ये परागण है यानी पोलिनेशन। तो जब पोलिनेशन होता है तो आपको पूछा जाता है पोलिनेशन के बारे में। तो पोलिनेशन एक पिक्चर से समझाऊंगी, बिल्कुल आप लोग समझ जाओगे। प्यारे साथियों, ये है नर भाग, ये नर है, नर के पास ये बन रहा है यहाँ पर क्या, एंथर, एंथर में बन रहे हैं पराग कण, ये रहे एंथर के अंदर पराग कण, पोलन ग्रेन, ये रही पोलन ग्रेन। और यहाँ पर मादा हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, मादा हिस्सा, ये रहा मादा हिस्सा। ठीक है, ये मादा हिस्सा है, तो ये रहा मादा हिस्सा। तो ये परागकण जो हैं, ये क्या, ये वाली कौन सी संरचना है, एंथर है, एंथर में तो बन रहे हैं भाई परागकण। ये क्या है, पराग कोश बोलते हैं इसको, पराग कोश है ये, और पराग कोश में ही बन रहे हैं परागकण, ये परागकण है, ये परागकण है। तो जब परागकण जो होंगे, पोलन ग्रेन जो होंगी, ये एंथर से निकलेंगी और पहुंचेंगी कहाँ, यहाँ पर मादा के पास। तो ये पोलन ग्रेन उड़कर पहुंचेंगी यहाँ पर, यहाँ, यानी ये मादा का कौन सा हिस्सा है, ये है स्टिग्मा। ये कौन सा हिस्सा है, स्टिग्मा, यानी ये वृत्तिकाग्र है, वृत्तिकाग्र वाला हिस्सा है ये। ठीक है, तो भाई पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा के स्टिग्मा तक पहुंचना, यही होता है पोलिनेशन। इसी को कहते हैं प्यारे साथियों परागण। तो कभी भी पूछे परागण क्या है, पोलिनेशन क्या है, तो बताना पराग कणों का, पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश से मादा के वृत्तिकाग्र तक पहुंचना, वृत्तिकाग्र तक पहुंचना। भाई वृत्तिकाग्र मादा का हिस्सा है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं पहुंचना। ठीक है, इसी क्रिया को कहा जाता है, आप कहेंगे पोलिनेशन। ठीक है, इसी क्रिया को कहेंगे हम लोग पोलिनेशन। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बोलो जल्दी से। ठीक है, बढ़े आगे, एक सेकंड रुकना भाई। चलो, तो आप लोग लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, मुझे लगता है मुझे अब कोल्ड होगा। ठीक है, इज नोन एज पोलिनेशन, इज नोन एज पोलिनेशन। तो भाई पोलिनेशन क्या होता है, पराग कणों का एंथर से निकलकर कहाँ पहुंचना है, स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को कहते हैं हम लोग पोलिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, बताओ जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, चलो, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी तक कि एक फूल जो होता है इसके ये हिस्से होते हैं। ठीक है, यानी पेटल्स, पंखुड़ी होंगी, और पंखुड़ी जब बहुत सारी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं उनको कोरोला बोल दिया जाता है। और स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल होगा और पुंकेसर होगा नर भाग।
तो आपको मैंने बताया कि जो नर भाग होता है उसकी 3 संरचनाएं हैं, फिलामेंट है, पुधानी है और परागकण है। इन तीनों संरचनाओं को ही एक साथ हम लोग बोलते हैं स्टेमन यानी कि पुंकेसर। इसके बाद मैंने बताया मादा भाग। तो मादा की संरचना ऐसी दिखती है और मादा से संबंधित भाग है वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, इन सारी संरचनाओं को एक साथ हम पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया कि परागण एक प्रक्रिया होती है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है कि जो ये एंथर यानी पराग कोश के अंदर जो परागण बन रहे हैं, पराग कोश के अंदर जो परागकण बन रहे हैं, ये किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं मादा के पास। ये मादा वाला भाग है, ये मादा है, तो किसी भी कारण से मादा के कौन से हिस्से पर जाकर गिरेंगे? स्टिग्मा पर। ये जो स्टिग्मा है ना, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर होता है स्टिकी मटेरियल। तो जब ये परागकण आकर यहाँ गिरते हैं तो ये चिपक जाते हैं बेटा यहाँ, तो यहाँ पर स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिससे ये यहाँ पर आकर परागकण चिपक जाते हैं और नीचे की तरफ को पहुँचते हैं फिर, और यहाँ पर ओवरी के साथ निषेचित होकर फिर फल का निर्माण करते हैं। तो पहले किसी फूल पेड़ पर फूल आते हैं, फिर फूल से ही फल बन जाता है। तो फल बनने का कारण यही है कि जो परागकण होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, और स्टिग्मा चिपचिपा पदार्थ है, इससे ये परागकण नीचे को पहुंचेंगे, नीचे अंडाशय में पहुंचेंगे, अंडाशय में निषेचन हो जाएगा और उसी के फलस्वरूप फल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं परागण। तो पराग कणों का आप बताएंगे, पराग कणों का, यहाँ पे का लगाना भूल गई मैं, तो लिख लेना भाई पराग कणों का, पराग कणों का, पराग कणों का पराग कोश से मादा के वृत्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण होता है बेटा। ठीक है, तो कभी भी पूछे पोलिनेशन क्या होता है तो आप बताएंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। पहुंचना परागण कहलाता है, परागण कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हो पूरा सेंटेंस। ठीक है, चलो, तो आपको पोलिनेशन भी समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो, अब हम आगे बात करेंगे कि आगे आप लोगों को फूल जो होता है इससे संबंधित चीजें आपने पढ़ ली। अब आप लोगों को पेपर में ये आते हैं कि जैसे अगली संरचना, पुष्प के बाद अगली संरचना आती है फल। फ्रूट के बारे में बात करूंगी, फल जो होता है फ्रूट, तो फ्रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा फ्रूट जो होता है, फल जो होता है, इसका निर्माण किससे होता है पूछा जाता है। तो फल का जो निर्माण होता है तो ये होता है मादा के अंडाशय रूपांतरण से, मादा भाग के अंडाशय रूपांतरण से फल बनता है, ये पूछा जाता है। अंडाशय रूपांतरण से फल का निर्माण होता है, अंडाशय रूपांतरण से फल का निर्माण होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी पेड़ पर जो फल लगते हैं, फूल के किस हिस्से के रूपांतरित हो जाने से फल का निर्माण होता है। तो आप लोग बताएंगे कि किसी भी फूल के या किसी भी पेड़ के अंदर जो फूल लगे हैं उनमें जो मादा वाला भाग होता है तो उन्हीं के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है बेटा? फल का निर्माण होता है। और मादा के तो मैम बहुत सारे भाग थे, तो मादा के कौन से भाग में रूपांतरण से? तो बताएंगे अंडाशय रूपांतरण से। भाई ये अंडाशय था, ये मटका सा जो दिख रहा है ये अंडाशय है, ये ओवरी है, ये अंडाशय ही मॉडिफाई होकर फल बनता है बेटा, यही वाला हिस्सा है जो फल बनाता है। तो कभी भी आपको पेपर में पूछेगा कि मादा के कौन से भाग में रूपांतरण से फल का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे अंडाशय में रूपांतरण से। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी, मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी, तो ओवरी के मॉडिफिकेशन से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो होता है किसके रूपांतरण से? आप बताएंगे मादा के अंदर जो अंडाशय है उसी के रूपांतरण से फल बनता है। ठीक है, अब फल के अंदर बीज किसके रूपांतरण से बनता है? बीज। भाई आप फल खाते हो, फल के अंदर बीज भी तो निकलता है।
अब आपको पेपर में पूछ ले कि फल का निर्माण किससे होता है, आपने बता दिया अंडाशय रूपांतरण से होता है। लेकिन पूछ ले फल के अंदर जो बीज बन रहा है ये किसके रूपांतरण से बनता है, तो आप बताएंगे बीज जो होता है, बीज का निर्माण, आप बताना बीज का निर्माण, फल के अंदर बीज होता है, बीज कहाँ से बना, बीज का निर्माण बीजांड रूपांतरण से होता है, बीजांड रूपांतरण। तो बीजांड रूपांतरण के कारण क्या बनता है, बीजांड रूपांतरण से होता है। तो बीज का निर्माण होता है बीजांड रूपांतरण से। अब बीजांड क्या था अभी दिखाऊंगी, पहले लिख लो मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल, मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल। तो जो ओव्यूल होता है उसी से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो इसी से फॉर्मेशन होगा किसका प्यारे बच्चे, सीड का। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड किसके कारण बनता है या बीज का निर्माण किसके कारण होता है, तो इतना याद रखना मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, यानी बीजांड। मैम बीजांड कौन सी संरचना थी, तो चलो आ जाओ दिखाती हूँ। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर एक संरचना पाई जाएगी ओवरी के अंदर, इसी को कहते हैं ओव्यूल या इसी को कहते हैं बीजांड, इसी को कहा जाता है बीजांड। इसी बीजांड वाली संरचना से बनता है बीज। देखो इसका नाम ही क्या है, बीज, आ रहा है ना इसके नाम में बीज, बीजांड। तो इसका मतलब यही बनाता है किसी भी फल के अंदर बीज, किसी भी फल के अंदर जो सीड बनता है वो यही बनाता है। अब बताओ मुझे, किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कोई समस्या हो रही है, तो फिर जल्दी से बताओ, फिर हम चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। फिर मैं आपको लेकर चल रही हूँ आगे की तरफ, जल्दी बताओ कोई समस्या यहाँ तक, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट आपको पेपर में आते हैं, ये दोनों पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई फल के भी कुछ हिस्से हैं जो आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की, तो ये है एक फल, भाई मैंगो है, मैंगो आप आजकल बहुत खा रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा ये होता है फल, ठीक है, ये है प्यारे साथियों फल। अब फल की अगर हम लोग बात करें तो फल के अंदर बहुत सी संरचनाएं हमें दिखती हैं। जैसे जब तुम आम खाते हो तो उसका छिलका उतारते हो, ये आम का छिलका है बेटा, तो जो आम के बाहर की तरफ आम का छिलका होता है इसको कहते हैं एपीकार्प। तो आपको पूछेगा कि किसी भी फल का जो छिलका होता है उसको क्या कहते हैं, तो किसी भी फल के ऊपर जो छिलका है उसको कहा जाता है एपीकार्प। एपीकार्प जो होता है ये किसी भी फल का छिलका होता है। तो कभी भी पूछे किसी भी फल के ऊपर या सबसे ऊपरी तरफ जो एक स्किन जैसी त्वचा होती है या एक छिलके जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपीकार्प, ठीक है। अब किसी भी किसी भी फल के अंदर ये खाने वाला जो भाग होता है जिसको आप खाते हो इसको कहते हैं मीजोकार्प। तो मीजोकार्प होता है खाने वाला भाग। भाई आम के अंदर जो गूदा है उसको आप खाते हो, तो आप आम का या किसी भी फल का मीजोकार्प खाते हो। तो किसी भी फल का एडिएबल पार्ट कौन सा होता है ये पूछ लेता है। तो किसी भी फल का जो एडिएबल पार्ट होता है, खाने वाला भाग जो होता है वो होता है मीजोकार्प। तो मीजोकार्प किसी भी फल का खाने वाला भाग है। अब किसी भी फल के अंदर निकलती है गुठली या उसका जो बीज होता है ये, तो ये अंदर वाला भाग कहलाता है एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या होता है, किसी भी बीज वाला जो भाग है एंडोकार्प होता है सबसे अंदर वाली संरचना, ठीक है। तो एंडोकार्प क्या हो जाता है, ये हो जाता है बीज या इनर वॉल कह देते हो, आंतरिक भित्ति है ये किसी भी फल की, आंतरिक भित्ति, ठीक है, ये किसी भी फल की आंतरिक भित्ति है, इनर वॉल है। तो किसी भी फल के अंदर जो आंतरिक भित्ति है उसको कहते हैं एंडोकार्प। तो एक बार फिर से सुनेंगे, किसी भी फल का जो छिलका होता है उसको कहते हैं एपीकार्प, किसी भी फल का जो खाने वाला बीच वाला भाग है गूदा उसको कहते हैं मीजोकार्प, और उसके अंदर एक और भित्ति नुमा संरचना, आम में एक मोटी गुठली निकलती है, वो हो जाती है एंडोकार्प, आंतरिक भाग। एंडो मतलब सबसे अंदर वाला भाग, ठीक है। फिर आता है भाई बीज, फिर इसके अंदर एक गुठली निकलती है, ये होता है इसका एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो जो भ्रूण होता है ना, इसी से नया पौधा निकलता है। तो ये जो भ्रूण वाला भाग है, इसी से निकलता है नया पौधा। तो प्यारे बच्चे, जब भी आप कोई बीज उगाते हो तो नया पौधा इसी से निकलता है, ठीक है, इसी से नया पौधा बनता है। तो इसी वाले भाग से, बीज के कौन से भाग से नया पौधा बनेगा, तो आप बताओगे न्यू प्लांट जो बनता है वो बनता है भ्रूण वाले पार्ट से। मान लो तुमने जमीन में एक बीज है जो जमीन में गाड़ दिया, इसी से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, ऐसे करके एक छोटा सा पौधा निकलेगा। तो ये जो छोटा सा पौधा भ्रूण निकला है, इसको कहते हैं बेबी प्लांट। तो बेबी प्लांट जो बनता है वो इसी भ्रूण वाले पार्ट से बनता है, ठीक है। अब इसी भ्रूण वाले पार्ट में अंदर की तरफ एक और संरचना दिखेगी जिसको कहेंगे एंडोस्पर्म। बेटा इस एंडोस्पर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो एंडोस्पर्म है ना, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, अब देखो नाम से समझ जाना, भ्रूणपोष यानी ये भ्रूण को पोषण देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना कौन सी होती है, एक बीज के अंदर पोषण देने वाली संरचना कौन सी होती है। तो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। इसके पास खाना होता है बेटा। तो जब भी कोई बीज आपने मिट्टी में गाड़ दिया, बो दिया, तो उसके पास खाना भी होता है। वो जब तक ग्रो नहीं करेगा, जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, जब तक उस पर पत्तियां नहीं आ रही है, भाई पत्तियां ही तो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तब तक उस पर पत्तियां नहीं आ रही हैं, जब तक वो क्या कर रहा है, जब तक वो इसी रखे हुए खाने से अपना काम चला रहा है। तो कौन सी संरचना है जो भ्रूण को पोषण दे रही है, तो बताओगे भ्रूणपोष। तो यही करता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो यही देता है एक भ्रूण को न्यूट्रिशन, एक बीज को न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये एक सीड कोट होता है जो आपको दिख रहा है, सीड कोट यानी कि बीज चोल बोलते हैं इसको, बीज चोल। जब ये टूटता है बीज चोल, तभी एक बीज ग्रो करता है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है। अच्छा, बीज चोल को टूटने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। बीज चोल को टूटने के लिए जरूरी है प्यारे बच्चे कि जो बीज चोल होता है, इसको टूटने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। आवश्यक पदार्थ की अगर बात करें, आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे कि बीज चोल को तोड़ने के लिए आवश्यक कारक होते हैं। एक तो होगा बेटा सही अमाउंट में पानी की जरूरत है इसको, ठीक है, पानी देते हैं हम, बीज बोते हैं जब, सही अमाउंट में वाटर की आवश्यकता है, सही अमाउंट में तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर क्यों भाई, आप लोगों ने देखा है कि बहुत से जो बीज है, जैसे सेब, सेब कश्मीर में ही होता है। क्या आप सेब का पेड़ यहाँ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि प्यारे साथी, जो सेब है वो उसको टेम्परेचर कम चाहिए। तो कश्मीर में कम टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ सेब होते हैं। लेकिन हर पौधा अलग अलग टेम्परेचर में रहता है, तो सही तापमान भी होना चाहिए। आगे बेटा ऑक्सीजन, सही मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये पूछे जाते हैं आपको पेपर में, ठीक है। अगर मैं किसी नॉर्मल प्लांट की बात करती हूँ कि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो बताना 27 से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए एक आइडल बीज को उगने के लिए। इतना टेम्परेचर मिट्टी में होना ही होना चाहिए, ठीक भाई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं, आप लोग बताकर आएंगे, ठीक है। और जो बच्चा पीडीएफ बनाएगा वो इन सारे फैक्ट्स को जरूर लिखेगा। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इतनी संरचनाएं थी जो आप लोगों को पढ़नी थी, फल, फूल, बीज, पत्ती, तना, ये सब आप लोगों के मॉर्फोलॉजी में आता है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। या आपको पौधों से संबंधित कुछ और 2-4 टर्म है जो पूछी जाती हैं। जैसे आपको पूछा जाता है मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट आपको पूछे जाते हैं। मोनोशियस प्लांट कैसे होते हैं? मोनोशियस प्लांट, एक होते हैं प्यारे साथी डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, एक होते हैं डायोशियस प्लांट। तो मोनोशियस और डायोशियस प्लांट कैसे होते हैं, ये आपको पूछा जाता है पेपर में। तो बेटा मोनोशियस
वो होते हैं जिनके पास या तो नर या फिर मादा। मोनो का मतलब होता है एक, यानी इनके पास एक ही घर होता है। तो नर और मादा अलग अलग पेड़ों पर होंगे। तो नर, ये देखो कोई एक पौधा है उस पर नर फ्लावर है, नर पुष्प है, और ये दूसरा पौधा है जिस पर मादा पुष्प है। तो नर अलग पुष्प पर होगा, अलग पेड़ पर होगा नर पुष्प, और मादा पुष्प अलग पेड़ पर। तो नर और मादा जब अलग अलग मिलते हैं, जब नर पुष्प और मादा पुष्प, जब नर पुष्प और मादा पुष्प, मादा पुष्प, ठीक है, मोनोशियस। देखो मोनोशियस का मतलब, मोनो मतलब एक और ओशियस मतलब घर, ऐसे समझकर करना। तो मोनो का मतलब एक ही है और ओशियस मतलब घर। जब एक ही घर हो दोनों का, मतलब नर और मादा दोनों का घर एक ही हो, उसको कहते हैं हम मोनोशियस। तो जब नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर मिलते हैं, एक ही पौधे पर मिलते हैं, ठीक है, एक ही पौधे पर मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोनोशियस प्लांट। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो दिखाती हूं तुम्हें मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट्स जो होते हैं, तो मोनोशियस प्लांट क्या होगा? देखो, जब नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर मिले तो वो हो जाएगा मोनोशियस प्लांट। ठीक है, जैसे इस वाली फोटो को देखना, इस वाली फोटो को देखना, इसमें अगर आप देखोगे, देखो इस वाली फोटो को जब आप देखोगे तो ये हैं भाई मोनोशियस पौधे, ये वाले जो हैं ये हैं मोनोशियस प्लांट। ये देखो, ये है मोनोशियस प्लांट, मतलब एक ही पौधा है, उसी पर नर है और उसी पर मादा है। ये नर है और ये नीचे की तरफ मादा है। तो जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों मिले उसको कहते हैं मोनोशियस। तो मोनो का मतलब एक और ओशियस मतलब घर। जब दोनों फूलों का घर एक ही पौधा हो तो उसको कहते हैं मोनोशियस। ठीक है, ये हैं प्यारे साथी डायोशियस, ये फीमेल है, ये मादा है, और ये प्यारे बच्चे नर है। तो जब नर और मादा अलग अलग मिले, डायोशियस। ठीक है, तो यहां हमने क्या बात करी? जब नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं तो लिख सकते हो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर मिलेंगे बच्चे। ठीक है, तो उसको कहते हैं मोनोशियस। अब ये है डायोशियस, डाय का मतलब दो, ओशियस मतलब घर। दो घर है, एक में लड़का रह रहा है एक में लड़की रह रही है। तो यहां पर क्या होगा? जब नर पुष्प और मादा पुष्प, नर पुष्प व मादा पुष्प, मादा पुष्प अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग पौधों पर मिले, दो अलग अलग पौधों पर मिले, दो अलग अलग पौधों पर मिले, ठीक है, तो उनको कहा जाता है प्यारे साथी क्या? डायोशियस। तो लिखोगे मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, ऑन टू डिफरेंट प्लांट। तो जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर मिलेंगे तो ये हो गया मोनोशियस बेटा। अभी मैंने आपको दिखाया था भाई, ये एक पौधा है, इसी पर ऊपर नर है और इसी पर नीचे मादा है। तो ये एक पौधा है जिस पर नर और मादा दोनों है, एक ही पौधे पर नर और एक ही पौधे पर मादा, मोनोशियस। और मैम डायोशियस, भाई प्यारे साथी ये एक पौधा है, ये नर है, ये नर है, और ये एक पौधा है, ये मादा है। तो जब नर और मादा अलग अलग मिले तो ये हो जाते हैं डायोशियस। ठीक है, अगर आप लोग बात करते हो मैम हर्माफोरोडाइट कौन होते हैं, हर्माफोरोडाइट भी इन्हीं को कहते हैं, डायोशियस को ही बेसिकली। इन पर भी क्या हो जाता है? नर और मादा एक, मतलब क्या होगा? एक ही पौधे पर।
जैसे कि मैंने आपको फोटो दिखाया, देखो इस तरीके से, तो ये हो जाते हैं हर्माफोरोडाइट। तो हर्माफोरोडाइट भी इस तरीके के आपको पूछ लेता है। उभयलिंगी, उभयलिंगी यानी इन पर दोनों लिंग मिलेंगे आपको, उभयलिंगी, ठीक है। जैसे कि इनको बायसेक्सुअल, इनको द्विलिंगी भी कह देते हैं, द्विलिंगी। बायसेक्सुअल जो होते हैं इनको आप लोग क्या कहते हो, हर्माफोरोडाइट। भाई एक ही पौधे पर आधे फ्लावर नर हैं, आधे फ्लावर मादा। कैसे? मैंने तुम्हें जो डायग्राम लगा बनाकर दिखाया था ये हर्माफोरोडाइट का है बेटा। मैंने जो तुम्हें डायग्राम बनाकर दिखाया था ये वाला, इसमें तुम्हें दिख रहा है ये एक ही फ्लावर है, इसी में नर है और इसी में मादा है, तो ये हर्माफोरोडाइट है। और हर्माफोरोडाइट एग्जाम्पल पूछ ले तो बताना गुलाब, ठीक है। तो हर्माफोरोडाइट का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है गुलाब। तो आपका कहाँ भाग गया भाई? तो हर्माफोरोडाइट जो है उनका एग्जाम्पल गुलाब है। बाकी इनमें पूछ ले तो आप बताना एग्जाम्पल पपीता, ठीक है। पपीता, पपीता जो होता है, पपाया ये होता है डायोशियस, पपाया होता है डायोशियस, ठीक है। और आप बता सकते हो कि जो भी आपके खीरा वगैरह होते हैं, खीरा हो गया। बच्चे अब यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? ठीक है बेटा, तो इस तरीके की चीजें आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी आपका खत्म हो गया, कल मैं आपका न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसको कराऊंगी, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।